जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाई बुक के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। उसी में से आज हम 4th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड मतलब एक ट्रू सेंस में ब्यूटीफुल माइंड क्या होता है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम सबने सुना हुआ है कि कितने फेमस साइंटिस्ट थे। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को यहाँ पे ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों कहा है कि वो एक्चुअल में जितने जीनियस थे ना, उतने ही लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते थे। किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को स्पेंड किया, कि मतलब वो स्टार्टिंग में जब वो यंग एज में थे वो कैसे थे, उसके बाद में किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट की, डिस्कवर किया। वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अ ब्यूटीफुल ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और हम शुरू करने वाले हैं इसका। बिफोर यू रीड पार्ट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? सो आप अगर ये वर्ड सुनते हो, जीनियस वर्ड, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ, किसके बारे में सोचते हो आप? क्या सोचते हो? हु इज इज जीनियस? कौन होता है एक जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? और अगर किसी के बारे में ऐसा कहा जाए कि वो जीनियस है, आपकी नज़र में अगर कोई जीनियस है तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? आप क्या सोचते हो? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम एक ऐसे ही यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड को स्ट्रॉम मतलब टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। दैट मीन्स 100 ईयर अगो उन्होंने कितना कुछ किया था वर्ल्ड में, कि इतना एकदम से ये होता है ना कि आप ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट कर देते हो कि सारी दुनिया देखती रह जाती है। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. मतलब उन्होंने 26 साल के उस पर्सन ने, इन द समर ऑफ 1905 की बात हो रही है, कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स में उन्होंने जब ये चीज़ें पब्लिश की और ये सारी चीज़ों पे सक्सेस हासिल की, उन्होंने ये फाइंड आउट किया किस किस के बारे में। ये जो 4 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अबाउट लाइट, सेकेंड थिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एंड थर्ड चीज द इलेक्ट्रोडाइनमिक मूविंग बॉडीज, एंड द फोर्थ वन इज एनर्जी। इसके बारे में उन्होंने जब बताया तो मतलब पूरा संसार के लिए वो इतने जीनियस साबित हुए। His work took up only a few pages in scientific journals, but changed for a understanding of space, time, and the entire cosmos, and that transformed the name Einstein into a synonym for genius. इन्होंने ये जो कुछ पेजेस थे साइंटिफिक जर्नल के, कि मतलब उसमें ये सारी चीज़ें जो थी वो इंक्लूड हुई थी, इनके जितने भी इन्वेंशन थे, लाइट, अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडाइनमिक ऑफ मूविंग बॉडीज और द एनर्जी। बट यहाँ पे जो इन्होंने उस साइंटिफिक जर्नल्स में पेजेस तो कुछ थे, लेकिन स्पेस के बारे में उन्होंने जो चीज़ें बताई थी, उनको स्पेस में टाइम, स्पेस और एंटायर कॉस्मोस को अंडरस्टैंड करने के लिए हर चीज़ को उन्होंने चेंज कर दिया था। दैट मीन्स कि उन्होंने ऐसी ऐसी थियरीज दी थी जिससे कि आप इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझ पाओगे। एंड उन्होंने इन सब चीज़ों की खोज के साथ में ही उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें दी, इसलिए आइंस्टाइन को हम सिनोनिम फॉर जीनियस यूज करते हैं। दैट मीन्स जीनियस, दैट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, एल्बर्ट आइंस्टाइन मतलब हम उसे जीनियस भी कहते हैं, क्योंकि जीनियस का मतलब, जैसे ही आप जीनियस का, तो जीनियस का अगर आप सिनोनिम पता करो तो दैट मीन्स वो आइंस्टाइन है, कि दैट मीन्स वो इतने इंटेलिजेंट, इतने जीनियस थे। 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल reigns। और 50 years हो गए उसके डेथ के बाद में भी, फिर भी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो एक ये चीज मिली हुई है ना कि ही वाज जस्ट अ जीनियस, वो चीज अभी भी स्टिल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th of March 1979, sorry 1879, in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो हुआ था वो 14th of March 1879 को हुआ।
एक जर्मन सिटी में उनका जन्म हुआ था, जर्मन सिटी ऑफ उल्म में। लेकिन उनमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि उनकी जो डेस्टिनी थी वो इस तरीके से, मतलब उनका जो भविष्य था वो इस तरीके से इतना ग्रेट होगा। दैट मीन्स कि बचपन में उनके होते ही ना कोई ऐसे सिम्टम नजर आ रहे थे, दैट, और वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे ना ऐसा कुछ नजर आ रहा था कि ही इज सो ग्रेट, कि मतलब वो बाद में चल के जस्ट जीनियस साबित होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। लेकिन किसी को ये नहीं लगता था कि ये इतने महान साबित होंगे। लेकिन इन इससे भी उल्टा उनकी मदर को क्या लगता था कि एल्बर्ट जो है वो फ्रीक है। फ्रीक क्या होता है? अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजेंट बिहेव लुक और थिंक लाइक अदर। मतलब वो दूसरों जैसे नहीं दिख रहे थे। इनफैक्ट उनकी मदर को तो वो और भी अलग दिख रहे थे। अलग मतलब दैट मीन्स बच्चों से बिल्कुल अलग, क्योंकि उनका सर जो था ना वो ज्यादा ही बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। और वो 2.5 साल के हो गए थे, 2.5 years के हो गए थे, बट आइंस्टाइन बोलते नहीं थे, बातें नहीं करते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. एक तो 2.5 साल तक बोलना नहीं सीखे थे, और जब बोलना सीखे थे तो वो हर चीज को 2 बार बोलते थे, हर चीज को अटर करते थे 2 times. आइंस्टाइन डिड नॉट नो what to do with other children and his playmates called him brother boring. तो आइंस्टाइन को ये समझ में ही नहीं आता था कि अब दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। दैट मीन्स कि क्या खेलूं, क्या करूं इनके साथ में, क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल ही अलग थी। उनके प्लेमेट्स जो थे उनके साथ में जो खेलते थे उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, कि उसको समझ में, मतलब उनके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते थे वो, या फिर वो कर नहीं पाते थे क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ। तो इसलिए वो जब वो छोटे होते हैं तो वो अकेले ही खेलते हैं, क्योंकि ना तो बच्चों को उनके साथ में खेलने में मजा आता था, ना उन्हें बच्चों के साथ खेलने में मजा आता था। सो यहीं पे ये जो सेक्शन है ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है उसे भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। Otto Nuber, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seemed fairly authentic. As he was a late talker, his parents were worried. At last, at the supper table on one night, he broke his silence to say the soup is too hot. Greatly relieved, his parents asked why he had never said a word before. Albert replied, because up to now everything was in order. So ओटो यहाँ पे जो पर्सन है ओटो न्यूबर्ग, वो क्या कहते हैं कि वो एक हिस्टोरियन है, एंशिएंट मैथमेटिक्स है। वो उन्होंने क्या बताया है उनके बारे में, एक स्टोरी बताई है। जब वो आइंस्टाइन छोटे होते हैं वो कहते हैं कि मतलब उनको एक लेजेंड बताते हैं। दैट मीन्स कि एक दंत कथा बताते हैं उनकी, कि वो किस तरीके की, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो मतलब फेयरली ऑथेंटिक हो सकती है, मे बी वो सच भी हो सकती है। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि एक बार एक तो वो बहुत काफी लेट बात करती है, वो 2.5 साल पे वो बोलना स्टार्ट करते हैं, और इसलिए वो काफी लेट बातें करना शुरू करते हैं, तो उसके पेरेंट्स को काफी चिंता होती है। लेकिन एक नाइट पे जब वो सपर टेबल पे बैठे होते हैं, दैट मीन्स डिनर कर रहे होते हैं एक नाइट में, तो वो एकदम से साइलेंस से सीधा ही क्या बोलते हैं। एक तो मतलब जब तक उन्होंने बोला नहीं तब तक कुछ नहीं बोला, और जब सडनली उन्होंने बोला एक दिन नाइट में डिनर टेबल पे, तो उन्होंने क्या बोला, द सूप इज टू हॉट, की सूप बहुत ज्यादा गर्म है। सो अब जो पेरेंट्स थे उनको काफी राहत महसूस होती है कि एटलीस्ट हमारा बच्चा बोल सकता है। उनके पेरेंट्स अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछते हैं कि भाई तुम अब तक क्यों नहीं बोलते थे, तुमने तो एक वर्ड भी नहीं बोला और सडनली तुमने आज ये चीज बोली है। तो वो क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या रिप्लाई करते हैं कि क्योंकि अब तक सारी चीजें ऑर्डर में थी तो उन्हें कभी बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आप सोच सकते हो कि उसे मतलब कि कोई चीज ऐसे फालतू में बोलने में भी उसे पसंद ही नहीं थी। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। ये जो सेंटेंस है मच ऑफ द टाइम, दैट मीन्स कि वो अकेले ही खेलते थे ज्यादातर, वो अपने प्लेमेट्स के साथ में उन्हें खेलना कम पसंद था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, मैकेनिकल टॉयज उन्हें ज्यादा पसंद थे। Looking at his newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" और इस तरीके से मतलब उनको मैकेनिकल टॉयज इतने ज्यादा पसंद थे ना कि एक बार जब उसकी बहन का जब जन्म हुआ था, जब
सो उसने उसे देख कर ये कहा था कि फाइन ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। दैट मीन्स उसको हर एक चीज मैकेनिकल ही नजर आती थी। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट वॉट आइंस्टाइन choose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। एक बार तो ये भी हुआ था कि उनके हेडमास्टर ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके फादर को ये कहा था कि ये मैटर ही नहीं करता कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन से प्रोफेशन को चूज करते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, इनको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि ये हर चीज में ही, मतलब किसी भी चीज में अच्छे नहीं है। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, उन्होंने वायलिन जो होता है वो 6 इयर्स की एज में प्ले करना सीखा था, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी ये। दैट मीन्स कि पहले उसकी मदर चाहती थी, इसलिए उन्होंने वो वायलिन प्ले करना सीखा था एट द एज ऑफ 6। और उसके बाद में वो एक गिफ्टेड एमेट्योर वायलिनिस्ट बन गए थे। दैट मीन्स एमेट्योर का मतलब होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज ए प्रोफेशन, कि मतलब वो वायलिन बजाते थे बाद में, लेकिन नॉट एज प्रोफेशनल, वो अपने इंटरेस्ट के लिए बजाना शुरू कर दिया था वायलिन। ओके और वो स्किल उनकी फिर थ्रू आउट द लाइफ रही, उनको हमेशा वायलिन बजाना पसंद था। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। लेकिन देखा जाए तो वो एक एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई इतने बेकार स्टूडेंट नहीं रहे थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subjects। तो जैसा कि बताया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो इतने ज़्यादा, दैट मीन्स बुरे नहीं थे स्टडीज़ में, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि वो हाई स्कूल जाते थे, और यहाँ पे जगह का नाम भी लिखा हुआ है। सो वहाँ पे वो जब जाते थे मुनिक में, सो वो क्या करते थे वहाँ पे इन म्यूनिक, कि उनके जो स्कोर्स होते थे वो 15, आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, वो 15 महीने के थे उस टाइम, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स। ओके सो उन्होंने क्या देखा कि वो मुनिक में रहते हुए वहां पे जब वो पढ़ते थे तब वो उनके अच्छे मार्क्स आते थे, और ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में, तो वो इतने बेकार स्टूडेंट नहीं थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। और लेकिन वहाँ पे स्कूल में रहते हुए उनके अच्छे मार्क्स तो आते थे, लेकिन आइंस्टाइन को बहुत बेकार लगता था स्कूल का रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मतलब ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन टेकिंग टू एन एक्सट्रीम, कि मतलब कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन में रहना, हर चीज़ एक ऑर्डर में करना, हर चीज़ में डिसिप्लिन शो करना, ऐसी चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती थी उन्हें। और इसलिए वो कई बार टीचर से क्लैश भी कर लेते थे, मतलब इस चीज़ पे बहस भी हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15, जब वो 15 ईयर्स के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और इसलिए कि मतलब उनको जब वो 15 साल के हुए, उनको कभी भी स्कूल की रेजिमेंटेशन कभी भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो जब वो 15 साल के हुए ना, उस टाइम पे तो वो जो ही जस्ट सो स्टिफल्ड, दैट मीन्स अनएबल टू ब्रीथ, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करने लगे स्कूल के एनवायरनमेंट में। इसलिए उन्होंने सबकी भलाई के लिए स्कूल छोड़ दी, कि अपनी भलाई के लिए, कि मतलब मैं ऐसे इन्वायरमेंट में मैं नहीं रह सकता। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। लेकिन उसके एक साल पहले ही, जब उन्होंने स्कूल छोड़ी थी म्यूनिक में, उससे एक साल पहले उनके जो पेरेंट्स थे वो मिलान में मूव कर गए थे। एंड वो जो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो अपने रिलेटिव के साथ में रहते थे, एंड देयर सन विद रिलेटिव्स। ओके आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। सो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद में ये चीज़ डिसाइड हुई, उनके पेरेंट्स के साथ में उन्होंने डिस्कस किया होगा। आइंस्टाइन ने ये डिसाइड किया कि अपनी एजुकेशन वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अब कंटिन्यू करेंगे। मतलब वो मुनिक से आ चुके थे, और
उनको ऐसा लगता था वो वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में इसलिए अपनी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा लिबरल थी इन कंपैरिजन टू मुनिक, क्योंकि मुनिक में कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन और ऑर्डर वगैरह जो रेजिमेंटेशन था वो पसंद नहीं था उनको वहाँ का, इसलिए वो अब स्विट्जरलैंड में अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करेंगे। Einstein was highly gifted in mathematics and interest in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. आइंस्टाइन जो थे वो मैथमेटिक्स में अच्छे थे, बहुत ज़्यादा फिजिक्स में इंटरेस्ट था। अपनी स्कूल फिनिश करने के बाद में उन्होंने सोचा कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी इन जूरिक में अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, इस तरीके से वो अपने स्टडीज को अलग अलग जगह पे वो कंप्लीट करते हैं। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डेसिंगियन मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं था कि मतलब यहाँ पे कभी वो मुनीक जा रहे हैं, कभी जूरिक जा रहे हैं अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। मतलब सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज नहीं थी जो उनको काफी, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था। जो यंग मैन, डैशिंग यंग मैन, यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा गया है कि वो जो वॉलरस मुस्टैक के साथ में जो पर्सन है काफी डैशिंग है, दैट डजेंट मीन कि उसे सिर्फ साइंस ही अट्रैक्ट करती है, तो कुछ और भी है। दैट मीन्स यहाँ पे आप ये देख सकते हो वॉलरस मुस्टैक का मतलब एक शेप है मुस्टैक की यहाँ पे बता रखी है, जैसे कि आप पिक्स में देख सकते हो। और यहाँ पे दो पिक दे रखी हैं। फर्स्ट वन इज आइंस्टाइन इन 1900 एट द एज ऑफ 21 की 21 की एज में 1900 में वो कैसे दिखते थे, और आइंस्टाइन इन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ, और उसके बाद में 1955 में ऐसे दिखते थे जब वो एज्ड हो गए थे, और जैसा कि हम उन्हें इस फोटो से ज्यादा पहचानते हैं और ज्यादा जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट, मतलब उनको सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, एक फेलो स्टूडेंट थी उनकी, उसमें भी उन्हें इंटरेस्ट था जिसका नाम था मिलेवा मारिक। ओके, मिलेवा मारिक। सो whom he find to be a clever creature। क्यों उसे मतलब वो पसंद करते थे, उसमें इंटरेस्ट था क्योंकि वो काफी क्लेवर थी। दिस यंग शर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिक was one of the few in Europe where women could get degrees। जो मिलेवा मारिक थी वो क्यों आई थी यहाँ पे, वो एक सर्ब थी, एक सर्बियन थी, बट वो स्विट्जरलैंड क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जहाँ पे ये इन द यूनिवर्सिटी इन जूरिक वो जो पढ़ रहे थे, वो यूरोप की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी थी जो कि वुमेन को भी डिग्री प्रोवाइड करती थी। दैट मीन्स कि उस टाइम पे हर एक यूनिवर्सिटी वुमेन को डिग्री प्रोवाइड नहीं करती थी, उनके लिए पढ़ना इतना इजी नहीं था। इसलिए जो यूरोप की फ्यू यूनिवर्सिटीज थी उसमें से एक यूनिवर्सिटी इन जूरिक ये थी जहां पर ये पढ़ने के लिए आई थी। आइंस्टाइन सो इन हर एन एले अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। और एक और चीज थी कि उन्हें ऐसे लगता था, एले मतलब फ्रेंड, मतलब मिलेवा को क्यों लाइक करते थे, क्योंकि एक उसमें उसे फ्रेंड नजर आता था, मे बी वो उसे समझती थी कि एक फ्रेंड, एक एसोसिएट नजर आता था मिलेवा में उसे, क्योंकि बाकी सारे लोग उसे फिलिस्टीन्स का मतलब होता है वर्ड यूज डिसअप्रूविंग टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, मतलब और बाकी की जो फैमिली थी और जो अदर पीपल थे वो बिल्कुल उसे समझने की कोशिश नहीं करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और मतलब वो कॉन्स्टेंटली ऑड सिचुएशंस में उन्हें कहीं ना कहीं मिलेवा में एक फ्रेंड नजर आता था, एक एसोसिएट नजर आता था। द कपल फेल इन लव, और इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को समझते थे, दोनों इंटेलिजेंट थे, तो दे फेल इन लव। लेटर्स सर्वाइव इन बीच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और वो एक दूसरे को जो लेटर लिखते थे ना उसमें भी वर्ड्स इस तरीके के यूज किए जाते थे, मतलब उन लेटर में अफेक्शन के साथ में साइंस भी मिक्स होती थी। ओके, और वो भी बहुत नाजुक तरीके से। Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relatively to a victorious conclusion। जैसा कि इस लाइन में आप देख सकते हो कि वो एक दूसरे को जब लेटर लिखते थे ना तो उसमें अफेक्शन के साथ में साइंस जो थी वो मिक्स होती थी। दैट मीन्स कि साइंस की जो चीजें होती थी, साइंस के जो वर्ड्स होते थे वो भी मिक्स होते थे। जैसे कि आइंस्टाइन ने लिखा हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ, कि हम दोनों, हमारा जो रिलेशन है
और हमारा जो वर्क है वो जब कंप्लीट होगा और हम मिलेंगे, तो वो मतलब एट द एंड की इसका कितना विक्टोरियस कंक्लूजन होगा, दैट मीन्स इसका हल। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन वर्ड है, ये ऐसे जो वर्ड हैं ये साइंस से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने अपने रिलेशन में कि वो दोनों की आपस में बात कर रहे हैं, उनके रिलेशन की बात कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे पॉइंट पे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे वो जो चीजें हैं वो अपना अफेक्शन जो है वो साइंस के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। इन 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. तो 1900 में, जबकि आपने देखा एट द एज ऑफ 21, अभी पिक देखी थी उनकी जब वो काफ़ी यंग हुआ करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट कर ली थी उन्होंने, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, उनको कोई काम नहीं मिला था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। उनको 21 एज में तो वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन उस टाइम पे वो क्या करते थे, टीचिंग असिस्टेंट थे, प्राइवेट लाइसेंस वगैरह देते थे। लेकिन उन्हें फाइनली 1902 में एक काम मिल गया था, दैट मीन्स जॉब मिल गई थी एक टेक्निकल एक्सपर्ट की। दैट मीन्स एक पेटेंट ऑफिस होता है बर्न में, वहां पे एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली थी उन्हें। पेटेंट ऑफिस क्या होता है? पेटेंट दैट मीन्स ए डॉक्यूमेंट विच गिव द राइट्स टू एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। पेटेंट का नाम आपने सुना होगा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जो इंसान को अधिकार देता है, मतलब कौन सी चीज किसने इन्वेंट की है, तो उस इन्वेंटर को कि मतलब बिना उसकी परमिशन के आप फर्दर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते और आप उसे अपना नहीं कह सकते। ओके कि कोई भी इन्वेंशन की है तो वो इन्वेंटर जो होता है वो उससे जुड़ा हुआ होता है, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ में, वो उसका अधिकार होता है। इस तरीके का जो पेटेंट ऑफिस होता है उसमें उनको एक जॉब मिली थी। While he was supposed to be assessing others people's invention, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। कि वहां पे जो पेटेंट ऑफिस में थे तो टेक्निकल जो चीजें वहां पर होती थी, वो दूसरों की जो इन्वेंशंस होती थी वो उनको तो एसेस करते ही थे, साथ में वो खुद के भी ऑन आइडियाज सीक्रेटली उसमें डेवलप कर रहे थे कि मतलब और चीजें किस तरीके से इन्वेंट की जाए। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और वहां पे जो वो काम करते थे, वहां का जो उनका डेस्क ड्रॉर था, उसको वो जोकिंगली क्या कहते थे, उस ड्रॉर का नाम उन्होंने रखा हुआ था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। मतलब वो जो भी चीजें वो सर्च कर रहे थे, इन्वेंट कर रहे थे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सीक्रेटली अपने ओन आइडियाज जो डेवलप कर रहे थे वो उस ड्रॉर में रखते थे, इसलिए उसे कहा जाता था ब्यूरो of theoretical physics. Okay, one of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. अब इन फेमस पेपर्स जो उनके डेस्क ड्रॉर में रखे हुए थे, दैट मीन्स ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स में रखे हुए थे, उन फेमस पेपर्स में से एक पेपर था जो कि 1905 में आया था कि आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी दी थी रिलेटिवली पे। उसका मतलब था कि टाइम और डिस्टेंस है वो आर नॉट एब्सोल्यूट। ओके, Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relatively to the other. उनका कहना ये था कि डिस्टेंस और जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसके लिए उन्हें एग्जांपल दिया था कि दो परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक, मतलब बिल्कुल एक टाइम पे आप फिक्स करके दो क्लॉक्स को और कंटिन्यू करोगे कोई जर्नी, वो सेम टाइम शो कर रही होंगी जब आप स्टार्ट करोगे, लेकिन आप वापस जब आओगे जर्नी कंप्लीट करके, आप देखोगे कि उनमें से एक जो क्लॉक होगी वो रिलेटिवली ज्यादा फास्ट मूव कर रही होगी। दैट मीन्स कि वो एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता है, डिस्टेंस के साथ में टाइम जो होता है वो चेंज हो जाता है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी की वजह से वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला दिया था कि जो कि मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताता था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था जो कि जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर आप गूगल भी करोगे तो इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि उन्होंने ये वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला दिया था कि उन्होंने मास और एनर्जी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब किया था। ये फॉर्मूले में क्या बताया गया है, हम देख लेते हैं। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इन्होंने ये इक्वेशन दी थी कि E का मतलब यहाँ पे है एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड।
फॉर स्पीड ऑफ द लाइट, ओके, इन ए वैक्यूम, जिसमें वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है काफी फास्ट होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे इनका जो प्रोपोर्शन है इसको इक्वली बनाया है उन्होंने, कि दैट मीन्स उन्होंने ये इक्वेशन दी है जहाँ पे ई एनर्जी है, एम मास है, सी है जो स्पीड है लाइट की, जो स्पीड है लाइट की वो भी एक वैक्यूम में, ओके। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relatively. एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब रिलेटिवली को अगर आप समझना चाहते हो और अच्छे से, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इन्होंने बताई है, जो कि ये ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है, कि अगर आप एक नाइस गर्ल के साथ में बैठे हो, 2 घंटे बैठोगे तो भी आपको लगेगा कि आप 2 मिनट ही बैठे हो, क्योंकि अच्छा टाइम जो होता है नहीं लगता है हमें कि हमें हमारा जो अच्छा टाइम होता है वो जल्दी जल्दी स्पेंड होता है, बैड टाइम होता है वो काफी स्लो जाता है। उसी तरीके से ये कह रहे हैं, और अगर आप 2 मिनट के लिए गर्म स्टोव पे बैठ जाओगे आप, तो वो आपको 2 घंटे जैसा लगेगा। यही दैट्स रिलेटिवली। तो रिलेटिवली को इस तरीके से इस एग्जांपल के साथ में समझाया, और हमें ये शायद बहुत अच्छे से समझ में भी आया, क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं, कोई भी काम है जो आपको बोरिंग लगता है, दैट मीन्स अगर आपको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता, आपको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता, आपको होमवर्क राइटिंग पसंद नहीं है, आप होमवर्क करोगे, आपको आधे घंटे में ऐसे लगेगा आपका हाथ बहुत दुख रहा है और आप पिछले 2 घंटे से बैठे हो। लेकिन वहीं पे अगर आपको टीवी देखना पसंद है, टीवी में 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं, आप ऐसे सोचोगे जस्ट मुझे आधा घंटा हुआ है इसके सामने बैठे हुए, like this, okay। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. So जब आइंस्टाइन जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, फिजिक्स की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को, उस टाइम पे उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, दैट मीन्स पर्सनल लाइफ, वो अनरेवलिंग हो रही थी, दैट मीन्स स्टार्टिंग टू फेल, मतलब खत्म होती जा रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। एल्बर्ट आइंस्टाइन मिलीवा, जो कि उनकी जो आप कह सकते हो कि जिसे वो फ्रेंड कहते थे, एसोसिएट कहते थे, उनसे ही फेल इन लव, और उनसे ही वो मैरिज करना चाहते थे मिलेवा से, जब वो अपनी स्टडीज को फिनिश करने के बाद में। लेकिन उनकी मदर जो थी वो इसके अगेंस्ट थी, दैट मीन्स वो मिलीवा को से शादी कर रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, इस चीज से एग्री नहीं थी। क्यों नहीं थी? सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him। पहला रीजन ये था कि मिलेवा जो थी वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, और उसे लगता था कि वो उनके बेटे के लिए काफी बड़ी हैं। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और वो उनको इस चीज से भी मतलब प्रॉब्लम थी कि मिलेवा जो है वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि सी इज ए बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। क्योंकि वो उनकी मदर जो कहती थी, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से ये कहती थी कि वो तुम्हारी तरह ही एक बुक है, दैट मीन्स कि तुम जैसे लगे रहते हो अपने ही मतलब इतने इंटेलिजेंट हो, अपने ही वर्ल्ड में खोए रहते हो, तो वो भी तुम्हारी तरह ही इंटेलिजेंट है। तो वो उनसे उसे इस चीज से भी प्रॉब्लम थी। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसलिए उन्होंने इस बात को, इस शादी को कैंसिल कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons। लेकिन फाइनली उनकी 1903 में उनकी शादी हो जाती है, दैट मीन्स मिलेवा से ही शादी हो जाती है, और उनके 2 बेटे होते हैं। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज faltered। Mileva's meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। जो दोनों जो शादी करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सालों बाद में वो शादी जो होती है वो फेल्टर्ड का मतलब होता है बिकेम वीक, वो काफी कमजोर पड़ जाती है वो शादी। दैट मीन्स कि उस शादी में की वजह से मिलेवा के एम्बिशंस कहीं पे, इंटेलेक्चुअल जो एम्बिशंस थे वो कहीं पे खत्म हो रहे थे, क्योंकि वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन के रह गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। और इतना मतलब इतनी लंबी लड़ाई के बाद में कि कुछ सालों तक ऐसा चला, आफ्टर कांस्टेंट फाइट, और वो उन दोनों का तलाक हो गया 1919 में, ओके। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और जब 1919 में जब उनका तलाक हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपनी कजिन से शादी कर ली, जिसका नाम एल्सा होता है, ओके। एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये सेकंड वाइफ है। नेक्स्ट, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his
rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provide a new interpretation of gravity. अब यहाँ पे आइंस्टाइन का एक और चैप्टर आता है यहाँ पे, मतलब वर्ल्ड फेम के साथ में, कि मतलब काफी फेमस होते हैं इसके साथ में। कब? इन 1915 उन्होंने पब्लिश किया एक जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए वो काफी फेमस हुए और उन्हें ग्रेविटी के लिए एक नया इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड किया उन्होंने, कि दैट मीन्स कि उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक नई थियरी दी, एक नया इंटरप्रिटेशन दिया ग्रेविटी के लिए। एन इलिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ इट वाज एक्यूरेट। और उन्होंने जो ये मतलब ये जो ग्रेविटी के लिए इंटरप्रिटेशन दिया था ना, उसी में उन्होंने ये बताया था कि इन्हीं की वजह से ये जो ग्रहण हैं वो होते हैं, इस तरीके से ग्रहण होते हैं, इतने टाइम बाद में होते हैं। जो भी उन्होंने ये बताया था इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, तो इसी में जब वो 1919 में जब सोलर इक्लिप होता है तो वो इसका प्रूफ होता है, क्योंकि वो जैसा बताते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। Einstein had correctly calculated in advance the extent of which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली इस चीज को बताया था कि कैसे जो स्टार्स हैं वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करें, जो स्टार से जो लाइट जा रही है, वो जो लाइट है, वो सन है, वो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से कब एकदम पर्टिकुलर टाइम पे डिफ्लेक्ट करेगा। वो जो उनकी कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट साबित होती है, इसलिए वो काफी फेमस होते हैं कि इनका ये जो होता है सोलर इक्लिप और ये सारी जो चीजें होती हैं बिल्कुल परफेक्टली जो उन्होंने एडवांस में बताया था वैसा ही होता है, उन्होंने करेक्टली कैलकुलेट किया हुआ होता है। सो द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और सारे न्यूज़पेपर में इस तरीके से कि एकदम से वो होते हैं ना कि वैज्ञानिक क्रांति के नाम से ये जाना गया, कि एकदम से ये सारी चीजें इस तरीके से कैलकुलेट करना, किस तरीके से सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में जब स्टार्स की लाइट पड़ती है वो कब उसे डिफ्लेक्ट करेगा। ये सारी चीजें जो हैं, डिफ्लेक्ट का मतलब चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, कि दैट मीन्स कि वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड को हिट करेंगे, वो स्टार्स की जो लाइट है तो वो कब उसे वापस डिफ्लेक्ट करेगा, वो सारी जो चीजें हैं वो इस तरीके से एक्यूरेटली बताना, दैट मीन्स कि ये एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन था। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 और 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। He was showered with honors and invitations for all over the world and lauded by the press. और इस तरीके से उन्हें मतलब जब इस तरीके का नोबेल प्राइज हर किसी को नहीं मिलता है। नोबेल प्राइज अगर आप पढ़ोगे तो मतलब स्पेशल फील्ड में बहुत अच्छा करने से ही ये मिलता है, तो दैट मीन्स कि सब लोग उन्हें इसलिए बहुत ज्यादा ऑनर दे रहे थे, इनविटेशंस दे रहे थे, इनविटेशंस हर जगह से आ रहे थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, और सारी प्रेस जो थी वो काफी उनके ऊपर झुकी हुई थी। दैट मीन्स कि चारों तरफ प्रेस ही प्रेस है, उन्हीं की बातें हो रही हैं इस तरीके से। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जब नाजीज ने अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जर्मनी में नाजीज आ गए थे इन 1933, तो आइंस्टाइन ने क्या किया कि वो दूसरी जगह पे चले गए, दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, दैट मीन्स जर्मनी छोड़ दिया। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. So 5 साल बाद में जब ये डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की, जो कि बर्लिन में हुई, तो ये जो थी ये अमेरिकन फिजिस्ट को एकदम अपसेट कर दिया। दैट मीन्स आइंस्टाइन ने इतना अच्छी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियर फ्यूजन की, और 5 साल बाद में मतलब अमेरिकन जो फिजिस्ट थे वो एकदम से अपसेट हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और इनमें से कुछ बहुत सारे तो ऐसे भी लोग थे, मैनी ऑफ दैम, कि वो फासिज्म की वजह से फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, और जैसे कि आइंस्टाइन ने किया था, और उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि नाजीज जो हैं वो इस तरीके के एटॉमिक बम ना बना ले, क्योंकि अगर वो एटॉमिक बम बनाएंगे तो जिससे कि मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों को इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो छोटे एरिया में नहीं करता, वो ऑलमोस्ट वो पूरा जो एरिया होता है उसको बर्बाद कर देता है।
दैट्स वाई कि यहाँ पे जैसे ही ये चीज डिस्कवर हुई थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हुई थी, तो सब लोगों को काफी डर लगा था। और आइंस्टाइन की जगह पे फासिज्म जो है वो ये सारी चीजें यूज ना कर लें, ये जो नाजीज हैं इस तरीके का एटॉमिक बॉम्ब ना बना लें, इसलिए सब लोग डरे हुए थे। लेकिन होता क्या है, एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग्स आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2nd of August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. यहाँ पे उन्होंने अपने कलीग को अर्ज करते, मतलब उनके कलीग के कहने पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये चीज बताई। अमेरिकन प्रेसिडेंट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, उस टाइम पे कौन थे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। उनको ये लेटर लिखा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और ये बताया। और लेटर कब लिखा, 2nd of August 1939 को उन्होंने लिखा। उसमें उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये वार्न किया कि एक सिंगल बॉम्ब अगर इस तरीके से न्यूक्लियर फिजन के थ्रू अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया ना, और वो अगर पोर्ट पे एक्सप्लोड हुआ, फटा, तो उसको मतलब उसके थ्रू अटैक हुआ, तो वो सारे पोर्ट को बर्बाद कर देगा। मतलब और पोर्ट ही नहीं, उसके चारों तरफ की जो टेरिटरी है वो पूरी खत्म हो जाएगी। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। और उसके वर्ड्स जो थे ना वो ये मतलब बिल्कुल खराब नहीं हुए, फेल नहीं हुए। क्यों ऐसा इफेक्ट देखने को मिला? द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। ये तो आप सबने सुना होगा कि अमेरिकन ने सीक्रेटली फिर इसी पे बेस्ड उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत, न्यूक्लियर फिजन, जैसा कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन दिया था। और फिर उसी एटॉमिक बॉम्ब को उन्होंने ड्रॉप किया जापानीज सिटीज पे, जिसका नाम है हिरोशिमा एंड नागासाकी पे उन्होंने ये एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। इसके बारे में हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है इन अगस्त 1945 में, और सबको पता है हिरोशिमा और नागासाकी का क्या हाल हुआ था। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और ये सारा जो डिस्ट्रक्शन हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, इससे आइंस्टाइन बहुत ज्यादा हिल गए थे, अंदर तक हिल गए थे। दैट मीन्स उन्हें बहुत दुख हुआ। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव द यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। और अब की बार उन्होंने फिर से यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिखा था। मिसिव का मतलब होता है लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। एक लेटर लिखा था, उन्हें समझाया था, उन्होंने ये चीज बताई थी कि उन्हें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। दैट मीन्स लोगों की भलाई के लिए, कि ऐसी हरकतें ना हो, किसी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब इस तरीके से गिराना और फिर उन्हें पूरी टेरिटरी को खत्म करना, ये रियली एक बैड थिंग है। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जैसे कि पहले उन्होंने लिखा था और उन्हें वॉर्न किया था, तो उन्होंने वो चीज बनाई, और जबकि उन्होंने वॉर्न किया था कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पूरी टेरिटरी खत्म हो सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन उन्होंने फिर भी वो चीज सीक्रेटली की। लेकिन इस बार जब उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इस बार रोजवेल्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन got ever more involved in politics. सॉरी। लेकिन नेक्स्ट डिकेड ही जो आइंस्टाइन है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो किस लिए इन सब में शामिल होते हैं? ताकि वो इन सब में कैंपेन कर सके, पीस और डेमोक्रेसी के लिए लोगों को समझा सके, आर्म्स बिल्डअप कर सके। तो दैट मीन्स कि वो पूरे जगह पे वो पीस और डेमोक्रेसी चाहते थे। दैट्स वाई उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से भी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की बात की थी। एट द एंड when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और आइंस्टाइन जब 1955 में जब वो खत्म हुए थे, 76 एज थी उनकी, और ही वो सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, विजनरी की तरह उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। दैट मीन्स विजनरी मीन्स ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे।
तो विजनरी दैट मीन्स उन्हें समझ में आता था, वो एक ऐसे पर्सन थे, वो फ्यूचर के बारे में सोचते थे, ओरिजिनल और इंटेलिजेंट वे में सोचते थे। जैसा कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी बताया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट को उन्होंने लेटर लिखकर बताया था कि किस तरीके से होनी चाहिए चीजें, ऐसा हुआ तो क्या इसका नुकसान होगा। साथ ही साथ में इस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के बारे में सोचना, फिर उनको उनका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। तो वो काफी अच्छे मतलब इंसान थे और एक वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और एक वर्ल्ड सिटीजन थे, पूरे संसार के बारे में सोचते थे, तभी उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने सोचा था। सो इसके साथ साथ में एक वो साइंटिफिक जीनियस भी थे, जैसा कि उन्होंने ये सब कुछ दे के ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू MC स्क्वायर, सो ये सारा कुछ उन्होंने इन्वेंट करके वो एक साइंटिफिक जीनियस भी खुद को साबित करते हैं। साथ ही साथ में हम जानते हैं जीनियस दैट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो इसी के साथ में ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि इस चैप्टर का नाम एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्यों है, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का माइंड सच में एक ट्रूली ब्यूटीफुल था, कि ये सिर्फ इतना ट्रूली ब्यूटीफुल का मतलब इंटेलिजेंट तो थे, जीनियस थे, साइंटिफिक फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे, साथ ही साथ में पीस एंड डेमोक्रेसी की बात करते थे, और कहीं ना कहीं वो लोगों का नुकसान नहीं चाहते थे, इसलिए लोगों को आगाह किया। कहीं ना कहीं जहाँ पे उनकी हेल्प की जरूरत थी, जिन उनके लिखने से कि कोई समझ सकता है, तो उन्होंने वो भी कोशिश की, लेकिन फिर भी हिरोशिमा और नागासाकी में अच्छा नहीं हुआ था, और इसी दुख के लिए वो वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।